दोस्तों इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 3। विधि बोलती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो अब तू करता है और पैसे मुझसे मांग रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? उसकी बातें सुनकर विकी हंसते हुए बोलता है, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। उसकी बातों पर सब हंसने लगते हैं। विधि कहती है, ठीक है, मस्ती मजाक हो गया तो खाना ऑर्डर करें, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर सब अपना अपना डिश ऑर्डर कर देते हैं। कुछ देर बाद उनका खाना आ जाता है। फिर तीनों अपने खाने पर टूट पड़ते हैं। विधि अपना खाना छोड़कर इन दोनों को अपना खाना एंजॉय करते हुए देखने लगती है और अपने मन में बोलती है, सॉरी, आज मेरा लास्ट दिन है तुम लोगों के साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना तुम दोनों, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तभी रिया की नज़र विधि पर पड़ती है। रिया देखती है विधि कुछ खा नहीं रही है, कहीं खोई हुई है, तो वह बोलती है, क्या हुआ विधि, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? विधि, अरे कुछ नहीं, मैं वह खा रही हूँ। फिर अपना खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद तीनों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। विधि जब देखती है रिया सो गई है तो वह धीरे से उठकर अपना सामान पैक करने लगती है। आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब रख लेती है। फिर धीरे से गेट खोलकर अपना बैग लेकर निकल जाती है। रूम से निकलते ही विधि रोने लगती है और बोलती है, आई हेट यू रुद्र सिंह राठौर, जितना मैंने तुमसे प्यार किया है ना, उससे कहीं ज़्यादा अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अपनी दोस्त, अपनी माँ की निशानी, अपना शहर, सब कुछ तुम्हारी वजह से छोड़ना पड़ रहा है मुझे, लेकिन तुम विधि मित्तल से उसके सपने नहीं छीन सकते हो। विधि मित्तल का वादा है तुमसे, एक दिन मैं तुमसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल बनकर लौटूंगी। मैं जैसे आज मजबूर हुई हूँ सब कुछ छोड़ने पर, एक दिन मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी मेरे सामने झुकने के लिए। फिर विधि शिमला का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाती है। अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोलती है, माफ़ कर देना विकी और रिया, मैं बिना बताए तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे नफरत मत करना तुम दोनों। फिर उसके दोनों आंखों से आंसू उसके गालों पर गिर जाते हैं। जैसे सुबह रिया की आंखें खुलती हैं तो वहाँ पर विधि को ना देखकर रिया अपने आप से बोलती है, लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई ऐसे बिना बताए, या तो कभी कहीं नहीं जाती है बिना बताए, आज कहाँ चली गई है। और फिर वह उठकर फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर में तैयार होकर विक्की को फ़ोन करती है और कहती है, विधि तेरे पास गई है क्या? उधर से विक्की बोलता है, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? रिया, अरे यार कुछ नहीं, बस सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है। तभी उसकी नज़र टेबल पर जाती है जहाँ पर एक नोट रखा हुआ था। जैसे ही वह नोट उठाकर पढ़ती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर से विक्की बोलता है, क्या हुआ रिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रिया रोते हुए बोलती है, विक्की तुम जल्दी आ मेरे रूम में। वह विधि, विक्की बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अब क्या हुआ विधि को, वह ठीक तो है ना? रिया कुछ जवाब नहीं देती है, बस वो रो रही होती है। विक्की जल्दी से रिया के पास पहुँचता है। रिया विक्की को देखते ही उसके गले लगकर और ज़ोरों से रोने लगती है। विक्की रिया को डांटते हुए बोलता है, पहले तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। रिया विक्की को नोट दे देती है और कहती है, इसको पढ़ो। विक्की इस नोट को खोलकर पढ़ने लगता है। मैं जानती हूँ जब तक तुम दोनों को यह नोट मिलेगा तब तक मैं तुम दोनों से काफ़ी दूर जा चुकी होंगी। प्लीज़ हो सके तो तुम दोनों अपने डोरेमोन को माफ़ कर देना। मैं भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इस शहर में मेरी माँ की यादें हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरा बचपन यहाँ पर बीता है। मैं यह सब छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी गलती की सज़ा तुम दोनों को मिलते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बाकी मैं तुम लोग को और कुछ नहीं बता सकती हूँ। और हाँ विक्की, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, इसके बारे में जानने की कोशिश भी मत करना कि तेरे डोरेमोन से क्या गलती हुई है और वो क्यों यहाँ से चली गई। इन सब चीज़ों से तो दूर रहेगा, तुझे तेरी डोरेमोन की कसम। और हाँ, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। और विक्की, तुझे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, तुझसे रिया बहुत प्यार करती है, तू उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले और दूसरी चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दे, क्योंकि जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं होता वह हमें मिल जाए। इसलिए जो हमें मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करके हमें खुश रहना चाहिए। और हाँ, बस मैं इस शहर से जा रही हूँ, लेकिन मेरी नज़रें हमेशा तुम दोनों पर ही रहेंगी, यह मत सोचना कि मेरे से पीछा छूट गया तुम दोनों का पीछा तो मैं पिछले 7 जन्मों तक नहीं छोड़ने वाली हूँ, समझे। और हाँ, अब यह चिट्ठी पढ़कर मुझे ढूंढने के लिए पागलों की तरह मत निकल जाना और रोना तो बिल्कुल नहीं। और देखना, एक दिन मैं वापस आऊँगी अपना सब कुछ वापस लेने, तब तक मेरा वेट करना तुम दोनों। बाय, तुम्हारी डोरेमोन। विक्की रिया को पकड़ कर रोने लगता है और रिया से बोलता है, विधि हमें इतने अच्छे से जानती है तो उसने अपनी प्रॉब्लम हमें बताया क्यों नहीं?
मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़कर जाने की। तुझे भी बोल रहा हूँ रिया, विधि से बात नहीं करेगी, समझी? वो अब बड़ी हो गई है ना, वो अपने सारे फैसले खुद अकेले लेने लगी है। और फिर वह कुछ सोचकर ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलता है, रिया, वह कभी अकेले कहीं नहीं जाती है। उसे कुछ हो गया तो वह अकेले डर जाएगी ना, फिर उसको कौन संभालेगा अनजान शहर में। हमें उसे ढूंढने चलना चाहिए। रिया भी रोते हुए बोलती है, उसने अपनी कसम दी है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। और उसने प्रॉमिस भी तो किया है ना, और तुझे पता है ना, वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती है। अब रोना बंद करो, उसने हमें रोने से मना किया है। उसकी बातें नहीं मानोगे। विक्की अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछता है और बोलता है, हम उसकी तरह नहीं हैं, वह हमारी बात नहीं मानती है, लेकिन हम तो उसकी बातें मानते हैं। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, मैं उसका इंतज़ार करूंगा। दूसरी तरफ विधि शिमला के रोड पर अकेले चली जा रही थी। तभी वह देखती है एक लड़की को कुछ लड़के घेर कर खड़े थे और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। विधि चलकर उनके पास जाती है और बोलती है, तुम सबको शर्म नहीं आती है किसी लड़की को ऐसे छेड़ते हुए? वह लड़के विधि को देखकर बोलते हैं, लो भाई देखो, एक और आ गई है, यह तो पहली वाली से भी ज़्यादा सुंदर है, मज़ा आएगा दोनों के साथ। और गंदी हंसी हंसने लगते हैं। विधि उनकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और पास ही पड़ा डंडा उठाकर उन सबको बुरी तरह से मारने लगती है। अपना सारा गुस्सा उन सब पर उतार देती है और बोलती है, बहुत शौक है ना लड़कियों को छेड़ने का, लड़कियों को तुम लोग खिलौना समझते हो, मैं बताती हूँ लड़कियाँ होती क्या हैं। फिर वह उन लोगों को तब तक मारती है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाते हैं। फिर उस लड़की की तरफ मुड़कर कहती है, तुम ठीक तो हो ना? वह लड़की अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी विधि को चक्कर आने लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वह लड़की जल्दी से विधि के पास बैठकर उसके गालों को थपथपाकर उठाने की कोशिश करती है। जब वह लड़की देखती है विधि नहीं उठ रही है तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी से चेक करो मेरी दोस्त को क्या हुआ, जल्दी देखो आप। तभी एक डॉक्टर आकर विधि को चेक करती हैं और कुछ उसके टेस्ट करती हैं और डॉक्टर उस लड़की को बताती हैं, मैंने इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में आपके दोस्त को होश आ जाएगा, यह रिपोर्ट आपको आधे घंटे में मिल जाएगी। आधे घंटे बाद डॉक्टर विधि के पास आती हैं और उस लड़की को बताती हैं, आपकी दोस्त 4 वीक की प्रेग्नेंट है और उनके पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। तब तक विधि को भी होश आ गया होता है। वो भी डॉक्टर की बात सुन लेती है और अपने हाथ अपने पेट पर रख लेती है। जैसे ही वह लड़की विधि की तरफ देखती है, एकदम खुश होकर उसे गले लगा लेती है, बोलती है, मेरा नाम आस्था त्यागी और तुम कौन हो वैसे मुझे बचाने के लिए? थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेसन तुमको भी। विधि उसको ऐसे बोलते हुए देखती है तो उसे रिया की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आस्था बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, नहीं बताना तो मत बताओ तुम कौन हो, बट ऐसे रो मत। विधि उसको देखकर कहती है, क्या तुम्हें एक बार गले लगा सकती हूँ? आस्था एक स्माइल के साथ कहती है, बस इतनी सी बात है, लो मैं खुद ही लगा लेती हूँ तुम्हें अपने गले से। और वह विधि को गले लगा लेती है। विधि उसे ऐसे ही गले लगाकर काफ़ी देर तक रोती रहती है। फिर खुद के आंसू पोंछकर अपने मन में बोलती है, आज से इस विधि मित्तल को मरना होगा और आज से दूसरी विधि मित्तल का जन्म होगा, जो बहुत स्ट्रांग होगी, जो किसी से नहीं डरेगी। आज मेरे बच्चे के साथ मेरा भी जन्म हुआ है। फिर वह आस्था से अलग होकर बोलती है, मेरा नाम विधि है। आस्था कहती है, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, मैं तो तुम्हारी बड़ी वाली फैन बन गई हूँ। और फिर वह कुछ दवाइयाँ विधि को दे देती है और बोलती है, डॉक्टर ने दिया है तुम्हारे लिए, और चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, मुझे अपना पता बता दो। विधि उसकी बातें सुनकर बोलती है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं आज ही इस शहर में आई हूँ। आस्था बोलती है, चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ होटल चलो, तुम भी मेरे साथ ही रुक जाओ, वैसे मैं भी यहाँ पर बस घूमने आई थी और मेरे साथ ऐसा हो गया। विधि आस्था से कहती है, फिर तुम कहाँ से हो? आस्था कहती है, मैं न्यूजीलैंड से हूँ, इंडिया घूमने आई थी, अभी पास के होटल में रुकी हुई हूँ, मेरी कल की रिटर्न टिकट है। विधि आस्था के साथ उसकी होटल रूम में आ जाती है। आस्था खाने को कुछ ऑर्डर करती है और विधि को भी बोलती है खाने के लिए, पर विधि खाने से साफ मना कर देती है। विधि की बातें सुनकर आस्था अपना मुँह बना लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो यह जो तुम्हारे टॉमी में बेबी हैं उसको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए चुपचाप बैठकर खाना खाओ और मेडिसिन भी तो लेनी है तुमको, इसलिए थोड़ा सा खा लो। और यह बोलकर अपने हाथों से विधि को खिलाने लगती है। इतना प्यार देखकर विधि इमोशनल हो जाती है और फिर अपने हाथों से एक निवाला लेकर आस्था की तरफ बढ़ाती है और बोलती है, बस मुझे ही खिलाओगी या तुम भी खाओगी? और आस्था को अपने हाथों से खिलाने लगती है। उसके हाथों से खाना खाकर आस्था उसे गले लगा लेती है और बोलती है, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी आज इज्जत बचाई है, नहीं तो वहाँ से बहुत लोग गुजरे थे, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी, अगर आज आप नहीं होती तो मैं मर गई होती अभी तक। विधि खुद से उसको दूर करती है और बोलती है,
दोबारा ऐसी बातें मत बोलना, समझी तुम। फिर दोनों अपना खाना खत्म करके बेड पर लेट जाती हैं। विधि आस्था से पूछती है, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? आस्था उसकी तरफ मुड़कर कहती है, बताओ तो क्या करना मुझे। विधि कहती है, मुझे भी न्यूजीलैंड जाना है इंडिया को छोड़कर। वहाँ पर तुम बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना, मेडिकल कॉलेज और जॉब ढूंढने में। आस्था खुशी के मारे उठकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, क्या सच्ची में मेरे साथ चलोगे? अभी आपकी टिकट करती हूँ। और फिर बुकिंग करने लगती है। जो विधि की टिकट कर लेती है तो विधि की तरफ देखकर बोलती है, कुछ पूछ सकती हूँ मैं? विधि कहती है, हाँ बोलो। आस्था कहती है, बेबी एक बात बताओ, ऐसे तुम जा रही हो तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें नहीं ढूंढेंगे? विधि बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलती है, मेरे कोई हस्बैंड नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है। उसकी बातें सुनकर आस्था एकदम हैरान हो जाती है और धीरे से खुद से बोलती है, फिर यह बच्चा। लेकिन विधि आस्था की बातें सुन लेती है और बोलती है, यह बच्चा मेरा है और किसी का नहीं। फिर अपने बारे में सारी बातें आस्था को बता देती है। विधि की बातें सुनकर आस्था के आंसू नहीं रुकते हैं और फिर हिम्मत करके पूछती है, विधि क्या उसे पता है तुम प्रेग्नेंट हो? और अगर उसे पता है तो कुछ कहा नहीं है क्या? विधि कहती है, उसे कुछ नहीं पता है, इसलिए तो मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे के बारे में उसे पता चले। अगर उसे पता चल गया तो शायद वह मेरे बच्चे को भी मार देगा। दूसरे दिन विधि और आस्था न्यूजीलैंड के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मुंबई में रुद्र का गुस्सा कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था और एकदम चिड़चिड़ा हो गया था। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था वह गुस्सा किस बात से है। उसके जहन में बार बार विधि का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। इस वजह से वह 3 दिन से सोया तक नहीं था और खुद को पूरी तरह काम में डुबो रहा था ताकि उसको विधि की याद ना आए। तभी उसके ऑफिस में अमृता आती है। रुद्र को हक करके बोलती है, तुम्हारा 2 दिनों से मैं वेट कर रही हूँ। इतना बिजी किस चीज़ में हो गए हो कि ना ही मेरी कॉल उठा रहे हो, ना मेरे एसएमएस का रिप्लाई कर रहे हो। रुद्र अपना गुस्सा किसी तरह कंट्रोल करके अमृता को रिप्लाई करता है, मुझे ऑफिस में बहुत पेंडिंग काम करने हैं, फ्री होते ही सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। ओके बेबी, अमृता जिद करते हुए बोलती है, नहीं अभी चलो कहीं बाहर चलते हैं। तभी उसको विधि की याद आती है। अमृता रुद्र से पूछती है, तुमने उस लड़की को हटा दिया ना रास्ते से? इतना सुनते ही रुद्र को वापस से गुस्सा आने लगता है और वह चिल्लाते हुए अमृता से बोलता है, तुमको कितनी बार कहा है ना, तुम ऑफिस के बाद के कामों के बारे में मेरे से बातें मत किया करो। जब तुमको मैंने बोल दिया था वह हमारे बीच नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। अब यहाँ से जा सकती हो तुम। और अमृता को बाहर का रास्ता दिखा देता है। अमृता को उसकी बातों का सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह रुद्र को गुस्से में देखकर कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके जाते ही रुद्र डेस्क पर से सारा सामान उठा के नीचे फेंक देता है। खुद से बोलता है, नहीं विधि मित्तल, तुमको मैं अपने दिल और दिमाग पर कभी हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ। और अपना हाथ कांच पर दे मारता है जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आस्था न्यूजीलैंड पहुंचकर विधि को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आस्था का घर ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा, एक छोटा सा घर और घर के आगे गार्डन, उसमें रंग बिरंगी फूल लगे थे। उस घर को देखकर अपने मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। विधि अपनी नज़रें घुमा के चारों तरफ देखती है। तभी आस्था बोलती है, यह मेरा घर, माई स्वीट होम। आस्था जैसे ही अंदर जाती है 40 साल की औरत उसको आकर गले लगा लेती है और कहती है, कैसा है मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? आस्था कहती है, अरे मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बेटी एकदम फिट और फाइन है। और उसके गालों को चूम लेती है। तभी एक 45 साल का आदमी आता है और बोलता है, सारा प्यार माँ पर ही लुटाना है कि अपने डैड के लिए भी कुछ बचा कर रखोगी? आस्था उनकी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, क्या पापा आप माँ को क्यों छेड़ते रहते हो? मैं मॉम से मिलने के बाद तो मैं आपके पास ही आने वाली थी। खैर मनाओ कि अभी मॉम का मूड ठीक है, नहीं तो अभी आपको बताती हूँ। और फिर आस्था उनके गले भी लग जाती है। विधि दूर खड़ा होकर सब देखती है। तभी आस्था के मम्मी पापा की नज़र विधि पर जाती है। आस्था की माम बोलती हैं, यह कौन है बेटा? आस्था विधि की तरफ देखती है और कहती है, सारी विधि मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। मॉम डैड के चक्कर में माम इससे मिलो या विधि है, और विधि या मेरे मॉम डैड हैं मिस्टर राजन त्यागी और मिसेस शीला त्यागी। विधि इन दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। शीला जी आगे होकर विधि को भी गले लगा लेती हैं और बोलती हैं, नमस्ते मत करो, गले मिलो हमारे। आस्था ने हमें फ़ोन करके बताया था उसके साथ शिमला में क्या हुआ था। सच कहूँ तो तुम हमारे लिए भगवान हो, जिसकी वजह से आज सही सलामत हमारी बेटी हमारे सामने खड़ी है। विधि उनकी बातें सुनकर बोलती है,
नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर कोई और भी होता तो भी मैं यही करती, इसलिए आप मुझे भगवान मत बनाइए। तभी राजन जी बोलते हैं, सही कहा विधि बेटा, आप भगवान नहीं हो, आप तो मेरी बिटिया की तरह हो। फिर चारों लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तभी आस्था नौटंकी करते हुए बोलती है, मम्मा बातें बाद में करना प्लीज़, पहले कुछ खिला दो, हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और हमारे उन दोनों नन्हे शैतानों को भी भूख लगी होगी। उसकी बातें सुनकर शीला जी और राजन जी दोनों कन्फ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं और पूछते हैं, किन दोनों नन्हे शैतानों की बात कर रही हो तुम, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। तभी आस्था बोलती है, मम्मा वो आपको 9 मंथ बाद दिखेंगे। शीला जी उसकी बात सुन के अपने मुँह पर हाथ रख लेती हैं और कहती हैं, यह क्या बोल रही है तू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। आस्था बोलती है, माम मैं सही बोल रही हूँ, 9 मंथ बाद विधि के 2 बेबी आने वाले हैं। क्यों विधि, मैं सही बोल रही हूँ ना। तभी शीला जी बोलती हैं, लेकिन कैसे बेटा, आप तो आस्था से भी छोटी हो। तभी आस्था अपनी माम का हाथ दबा देती है और कहती है, माम बातें बाद में कर लेना, हमारे लिए खाना निकाल कर रखो। और हम दोनों फिर सोने जा रहे हैं और विधि का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। शीला जी अपने पति से बोलती हैं, अभी तो वो खुद बच्ची है, वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। राजन जी समझाते हुए बोलते हैं, तुम उसके सामने इसके बारे में कोई बात मत करना, आस्था है ना, वह हमें सब बता देगी, तुम कुछ मत बोलना। शीला जी कहती हैं, आप समझ नहीं रहे हो, मैं उस बच्ची को गलत नहीं समझ रही हूँ, पर उसके चेहरे को देख के ऐसा लगा जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ है, इसीलिए बस हम उससे पूछ रहे थे और कोई बात नहीं है। हम जानना चाहते हैं और इसके साथ ऐसा क्या हुआ है और किसने उसके साथ इतना बुरा किया है। कोई इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। राजन जी कहती हैं, जब तुम्हें पता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम क्यों उसके घाव को दोबारा से कुरेदना चाहती हो। उसे जब सही लगेगा वह खुद हमें बता देगी सब कुछ। अभी यह सब छोड़ो, चलो खाना लगाओ, बच्चे भूखे हैं। फिर दोनों डिजाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। शीला जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर उन दोनों के आने का वेट करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद आस्था और विधि भी आ जाती हैं। फिर चारों लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। राजन जी विधि से पूछते हैं, बेटा आप क्या करते हो। विधि के कुछ बोलने से पहले ही आस्था बोलती है, पापा उसे डॉक्टर बनना है और यहीं एडमिशन लेने वाली है। अगर आपको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज के बारे में पता हो तो आप ही बताइएगा। राजन जी आस्था की तरफ देखकर विधि से पूछते हैं, यह सही बोल रही है बेटा। विधि कहती है, जी अंकल। राजन जी बोलते हैं, फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम चालू हो गई। मेरा एक दोस्त है, वह कॉलेज में प्रिंसिपल है, कल ही मैं उससे बात करता हूँ तुम्हारे एडमिशन के बारे में। विधि कहती है, थैंक यू अंकल। 2 दिन बाद विधि का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। शीला जी, विधि बेटा आप हमारे साथ ही रहो ना। जैसे तुम आस्था को अपनी बहन समझती हो वैसे ही हमें भी अपना मॉम डैड समझो और यहीं रुक जाओ। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ध्यान कैसे रखोगी, हमारी बात मानो और यहीं रुको। विधि शीला जी को समझाते हुए बोलती है, मैं आपको अपनी माँ ही मानती हूँ, पर मैंने वहाँ पर एक जॉब देख लिया है और वह मेरे कॉलेज से पास में है, मेरा रूम भी वहीं पर है। वहाँ पर रहूँगी तो मुझे जॉब और कॉलेज दोनों जगह जाने में आसानी होगी। आप ज़्यादा टेंशन मत लो। जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ तो मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। राजन जी विधि की बातें सुनकर बोलते हैं, ठीक है, पर एक शर्त पर तुम जा सकती हो कि आस्था तुम्हारे पास ही रहेगी और हम भी हर 2-3 दिन में तुम लोगों से मिलने आएंगे। विधि कहती है, जी अंकल आपकी शर्त मंजूर है। फिर दोनों आस्था विधि वहाँ से अपने रूम पर चले जाते हैं। उनके फ्लैट में 2 रूम, एक किचन और एक हॉल था। आस्था घर को देखकर बोलती है, यार विधि तू बहुत अच्छी है, तेरी वजह से मुझे अब अकेले रहने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज इसी खुशी में हम पार्टी करते हैं। विधि उसको घूर कर देखती है और बोलती है, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, मस्ती करने नहीं। चुपचाप रूम में अपना सामान सेट करो, मैं अपना करने जा रही हूँ। और हाँ जल्दी करना, शाम को बाहर जाकर किचन का सारा सामान भी लेकर आना है। यह बोलकर वह अपने रूम में चली जाती है। आस्था उसको जाता देख अपने मन में बोलती है, यह इतनी खड़ूस क्यों है, इसे तो सही से बात करना दूर की बात हंसना भी नहीं आता है। पर छोड़ो, जैसी भी है मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त हमेशा अच्छी होती है। और फिर वह भी अपने रूम में अपना सामान सेट करने चली जाती है। 1 घंटे बाद विधि और आस्था पास के ही मार्केट से किचन के सामान की शॉपिंग कर लेती हैं। तभी आस्था को आइसक्रीम पार्लर दिखाई देता है। वह विधि को अपने साथ खींच कर ले जाती है, यार विधि चलना, आइसक्रीम खाते हैं, और दोनों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देती है। विधि एक नज़र आस्था को देखती है तो आस्था अपने दांत दिखा देती है और मासूम सा फेस बनाकर बोलती है, यार मैं खुद आइसक्रीम खाने थोड़ी आई हूँ,
मैं तो तेरे नन्हे शैतानों को आइसक्रीम खिलाने लाई थी और तू घूर तो ऐसे रही है जैसे अभी कच्चा खा जाएगी मुझे। फिर एकदम सीरियस होकर बोलती है, एक बात बोलूँ थी, ना गलती तेरी है ना इन बच्चों की। अगर तू ऐसे ही सीरियस होकर रहेगी तो तेरे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तू खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है, तुझे अच्छे से पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में कि प्रेगनेंसी में औरतों को कैसे रहना चाहिए। मुझे अब डर लग रहा है अगर तू ऐसे डिप्रेशन में रही तो तेरे बच्चों पर इसका बुरा असर न पड़ जाए। प्लीज़ यार, अपने होने वाले बच्चों के लिए ही सही, लेकिन तू खुश तो रह ही सकती है ना। उसकी बकबक सुनकर विधि थोड़ी गुस्से में बोलती है, तुझे आइसक्रीम खानी थी तो प्लीज़ तू आइसक्रीम ही खा। मुझे क्या बोलना है और क्या करना है मैं खुद देख लूँगी। और हाँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, बट ये विधि अब ऐसी ही है। तुझे अगर मेरी बातों का बुरा लगे तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मैं माइंड नहीं करूँगी। और उठकर वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देखकर आस्था अपने मन में बोलती है, जानती हूँ विधि, तू बहुत ज़्यादा दुख में है इसलिए तू ऐसी बातें कर रही है, पर मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी तुझे। मैं पूरी कोशिश करूँगी तेरे इस चेहरे पर स्माइल लाने की। फिर वह आइसक्रीम पैक करवा कर विधि के पीछे दौड़ पड़ती है। उसके पास पहुँच बोलती है, यह ले आइसक्रीम खा, गुस्सा शांत होगा तेरा। और एक कोन पकड़ा देती है और एक खुद खाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विधि सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग करने निकल जाती है। 1 घंटे बाद आकर देखती है तो आस्था अभी भी सोई होती है। विधि उसके पास जाकर बोलती है, आज कॉलेज जाना है, उठ जा। पर आस्था फिर भी नहीं उठती। विधि एक नज़र उसे देखती है और खुद फ्रेश होने चली जाती है। फिर किचन में जाकर दोनों के लिए नाश्ता तैयार करती है। उसके बाद जाकर आस्था को चेक करती है तो देखती है आस्था अभी भी सोई है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। बेड के पास ही रखे टेबल से पानी उठाकर उसके ऊपर डाल देती है। आस्था बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है, पर जैसे ही सामने देखती है तो विधि दोनों हाथ बांधे उसे ही घूर रही होती है। और फिर वहाँ से जाते हुए कहती है, तैयार होकर नीचे आओ। आस्था जल्दी से बेड से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। शावर लेकर कुछ देर में रूम में आती है। जैसे उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, एकदम से चिल्लाती हुई बोलती है, मैं तो मर गई। विधि ने कल ही कहा था कि 9 बजे डाइनिंग टेबल पर तुम मुझे दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9:15 हो गया। अब तेरा क्या होगा आस्था? आज विधि तुझे नहीं छोड़ने वाली। प्लीज़ भगवान मुझे बचा लेना, मैं आपको 11 रुपये के लड्डू चढ़ा दूँगी। प्लीज़ आज कुछ भी करके मुझे बचा लेना, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर वह जल्दी जल्दी तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसको ऐसा खड़ा देख विधि बोलती है, क्या हुआ, ऐसे ही खड़े रहना है? जल्दी बैठो, नाश्ता करके कॉलेज चलो। आस्था जल्दी से टेबल पर बैठ जाती है और थोड़ी थोड़ी देर में विधि की तरफ देखते हुए नाश्ता करने लगती है। विधि उसकी हरकतें नोटिस कर रही है पर बोलती कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और एक कॉलेज के आगे आकर रुकती हैं। आस्था विधि से कहती है, हमारा नया कॉलेज है, आज से हम दोनों ही पढ़ेंगे। मैं बिजनेस डिपार्टमेंट में रहूँगी, कोई काम हो तो वहाँ पर आकर मुझसे मिल सकती हो। और चलो मैं तुम्हारा क्लासरूम दिखा देती हूँ। विधि बोलती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हें देर हो रहा है, मुझे प्रिंसिपल सर से भी मिलना है। आस्था विधि को बाय बोल के चली जाती है। वहीं विधि प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है। फिर अपनी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके जाने लगती है। तभी प्रिंसिपल सर उसको रोक देते हैं और बोलते हैं, रुको, तुम्हें दुबे सर क्लासरूम में ले जाएंगे क्योंकि तुमने काफ़ी लेट से एडमिशन लिया है, तो वह तुम्हें सबसे इंट्रोडक्शन करवा देंगे। विधि ओके बोलकर दुबे सर के साथ चली जाती है। जैसे क्लास में एंटर करती है, सारे लोग उसको ही देखने लगते हैं। विधि थी ही इतनी खूबसूरत। दुबे सर उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, यह है मिस विधि मित्तल, एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं, आज से यहीं पर पढ़ेंगी। आई होप अब तक की जितनी पढ़ाई हुई है आप सभी नहीं उसका नोट्स दे देंगे। फिर एक सीट की तरफ इशारा कर देते हैं। विधि वहां जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी पूरे क्लास में खुशफुसाहट शुरू हो जाती है। या तो गई काम से, जिसके सीट के पास बैठी है उसे तो लड़कियों से सख्त नफरत है। अब इस बेचारी का क्या होगा? विधि उनकी सारी बातें सुनती है, फिर वह कुछ नहीं बोलती है। तभी दूसरे सर आके पढ़ाना शुरू करते हैं। विधि चुपचाप उनके लेक्चर सुनने लगती है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद लंच टाइम हो जाता है। सारे बच्चे उठ के कैंटीन की तरफ चले जाते हैं, पर विधि चुपचाप क्लासरूम में बैठी रहती है और अपने पेट पर हाथ रखकर खुद से बोलती है, सारी बच्चा, आपको मम्मा की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है ना, लेकिन आई प्रॉमिस बच्चा, आप दोनों आ जाओगे ना तो मम्मा कभी सफ़र नहीं करने देगी आप दोनों को। दुनिया में आने से पहले ही आपकी मम्मा अपने आप को इतना कैपेबल बना लेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप दोनों जब जो चाहो वह आपको ला कर दे सकते।
आपकी मम्मा दिन रात मेहनत करेगी आप दोनों के लिए। फिर खुद को शांत करके बोलती है, रुद्र सिंह राठौर, मेरा इंतजार करना। 5 सालों बाद तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सामने खड़ी होगी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद विधि अपने जॉब पर चली जाती है। रात को 11 बजे विधि फ्री होकर अपने अपार्टमेंट आती है। जैसे ही गेट अनलॉक करती है तो सामने सोफे पर सोई हुई आस्था दिखाई देती है। उसे देखकर विधि के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर विधि को देखकर बोलती है, मैंने खाना बना दिया, तुम खा लो फ्रेश होकर। विधि कहती है, तुमने खाया है या नहीं? आस्था कहती है, मैंने तो नहीं खाया है और अब मुझे खाना भी नहीं है क्योंकि मुझे सोना है, नींद आ रही है। विधि उसका हाथ पकड़ के उठाकर बिठाती है और एक प्लेट में खाना लेकर आती है और अपने हाथों से आस्था को खिलाने लगती है। आस्था जल्दी से उसके हाथों से खा लेती है और बोलती है, आज तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? विधि उसको घूर कर देखती है तो आस्था कहती है, ओके ओके सॉरी, नहीं बोलूँगी कुछ, तुम खाना खिलाओ। विधि कहती है, कल से मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, खाना खाकर आराम से रूम में सो जाना क्योंकि मुझे आने में रोज़ लेट होगा। आस्था कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो रोज़ अपनी बेबी का इंतज़ार कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब मेरा हो गया, मैं चली सोने, तुम भी सो जाना। यह बोलकर आस्था विधि के चिक्स पर किस कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। विधि अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगती है और बोलती है, बेवकूफ़ कहीं की, कभी नहीं सुधर सकती है। फिर वो भी अपने रूम में जाकर लैपटॉप ओपन करके बैठ जाती है और जो हैकिंग के बारे में पढ़ा था उससे हैकिंग सीखने लगती है। विधि को हैकिंग के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता होता है, उसमें कुछ चीज़ हैं वह भूल गई होती है, इसलिए उसे दोबारा से सीखना स्टार्ट कर दी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विधि जैसे ही कॉलेज पहुँचती है उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर सुनाई देता है। तभी वहाँ एक ब्लैक कलर की पोर्स कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत ही हैंडसम लड़का निकलता है जिसने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहना होता है। उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, उसके बाल थोड़ी बिगड़े हुए थे। लुक्स में तो वह हीरो को पीछे छोड़ सकता था। उम्र 27, गोरा रंग, हल्की भूरी आंखें, 6 पैक शैप, मुस्कुलर बॉडी, मतलब राजकुमार की तरह था। हाइट 6 फीट 4 इंच थी। वह जहाँ जहाँ से गुजरता है लड़कियाँ उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे उसके लिए यह आम बात हो। और अपनी क्लास में इंटर करता है। अपनी सीट के पास एक लड़की को बैठा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह जैसे ही चिल्लाने को होता है वह विधि को देखकर चुप पड़ जाता है और एकटक विधि को देखने लगता है। वहीं क्लास के सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, आज तो यह लड़की गई, कोई भी आज इस लड़की को इस हैंडसम जानवर के हाथों से नहीं बचा सकता है। वह लड़का अपने सेंस में वापस आते हुए कहता है, तुमसे किसने बोल दिया कि तुम मेरे बगल में बैठ सकती हो? विधि ने एक बार भी उस आवाज़ की तरफ नहीं देखा था और चुपचाप बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। और फिर उसने बिना अपना सिर उठाए कहा, मैं भी इंसान हूँ, तो तुम अब मुझे ऐसे देखना बंद करो, क्लासेस थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। विधि की आवाज़ सुनकर उस लड़के की आंखों में चमक आ जाती है और वह ध्यान से विधि को देखने लगता है। विधि ने ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट और उसकी वाइट शर्ट उसकी गोरी स्किन पर बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध रखा था, उससे वह और क्यूट दिख रही थी। उसके पैरों में पहने हुए स्नीकर वाइट कलर के थे जो उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर रहे थे। सर झुका होने के कारण उसकी बड़ी पलकें उसके गालों से टकरा रही थी और उसके होंठ थोड़ी परेशानी में हिल रहे थे। उस लड़के को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई हो। वह विधि को एकटक देखने लगता है और यह देखकर क्लास की सारी लड़कियां विधि से जलने लगती हैं। जो लड़की अभी उस लड़के के पास खड़ी थी, जब वह देखती है कि वह लड़का किस तरह से विधि को देख रहा है तो यह देख उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वह मुड़कर उस लड़के से कहती है, तन्मय तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? तन्मय के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। यह देखकर उस लड़की के पैर एक पल के लिए लड़खड़ा गए। तन्मय को आज तक किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह कॉलेज का सबसे अमीर लड़का था और बैकग्राउंड मिस्टीरियस था। फिर तन्मय चुपचाप जाकर विधि के बगल में बैठ जाता है। यह देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहीं रीना का मुंह बन जाता है, क्योंकि आज तक तन्मय ने किसी को अपने बगल में नहीं बैठने दिया था और आज वह खुद जाकर एक लड़की के बगल में बैठा था। यह देखकर रीना को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने मन में बोलती है, विधि मित्तल, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। 2 घंटे पढ़ने के बाद लंच ब्रेक होता है। सारे बच्चे कैंटीन चले जाते हैं। तन्मय जो विधि के पास ही बैठा था अपने मन में बोलता है, कॉलेज की सारी लड़कियां एक नज़र मुझे देखने के लिए मरती हैं।
और यह मैडम हैं किताबों में घुसी हैं, मतलब एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा मेरी तरफ। आज तो हद ही हो गई। फिर वह विधि के पास झुककर बोलता है, हेलो, लंच ब्रेक हो गया, लंच करने चलोगी? विधि थोड़ी देर के लिए अपनी नज़र किताबों से हटाकर एक नज़र तन्मय को देखती है और बोलती है, नहीं आप जाओ, और अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी में चली जाती है। विधि जिस तरफ गई होती तन्मय उसी दिशा की तरफ देखने लगता है। जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है तभी उसके दोस्त बोलते हैं, भाई वह चली गई है, तू भी चल कुछ खा ले। तभी वहाँ पर रीना आ जाती है और बोलती है, हाँ तन्मय चलो, और बहन जी से दूर ही रहो तो अच्छा है। एक नंबर की घमंडी हैं, किसी से बात नहीं करती, बस अपनी किताबों में घुसी रहती हैं। तन्मय एक नज़र रीना को देखता है और बोलता है, तुम्हें किसने बोला था बीच में बोलने के लिए, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रीना को तन्मय की बात सुनकर बहुत इंसल्ट फील होता है और वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तन्मय का दोस्त अभय बोलता है, तन्मय रीना की बातों को इग्नोर कर, चल हम कैंटीन चलते हैं। तन्मय बोलता है, अभय मैं अब हैंडसम नहीं हूँ क्या? अभय उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, तू हैंडसम तो बहुत है, बस उस लड़की की आंखें खराब हैं, उसकी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा और कुछ नहीं, नहीं तो तेरे जैसे लड़कों को कोई एक बार ना देखे, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तन्मय अभय से बोलता है, नहीं यार, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं और वह खुद एक एंजल की तरह है। पता है तुझे, आज पहली बार किसी लड़की के पास बैठकर भी मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके पास बैठकर मुझे सुकून मिला। उसकी आंखों में कुछ तो है जो मुझे अपनी तरफ देखने को मजबूर कर रही है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 4। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।